तो दोस्तों जिस चीज़ को पढ़ाने में स्कूल और कोचिंग में 1 घंटे या कुछ सप्ताह भी लगा देते हैं, उसे आज मैं 15 मिनट में समझाने वाला हूँ। मतलब कि मैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 को पूरा 15 मिनट में आपको कंप्लीट करके देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पदार्थ क्या है भाई? तो पहले ये जान लेते पदार्थ क्या है। तो पदार्थ जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, मतलब वो हमें भारी लगती हो और वो स्थान घेरती हो। मतलब मान लीजिए कॉपी है, वो हमें एक कॉपी है, तो उसको मान लिया हम तो ऐसे उठाएंगे, उसको उठाने में कुछ तो लगेगा कि हम उठा रहे हैं, भारी तो लगेगा ही, और वो स्थान तो इतना घेरी लगेगी। अब वहाँ पर एक कॉपी धरा हुआ, अब इसी जगह पर हम एक कॉपी तो नहीं धर सकते, या तो इसको ऊपर रखेंगे, या तो नीचे रखेंगे, या तो साइड में रखेंगे। मतलब ये स्थान घेर रही है भाई, तो ये पदार्थ है। तो आप कहेंगे तो क्या ऐसी लाइट भी पदार्थ है, मतलब प्रकाश भी पदार्थ है? तो नहीं भाई, प्रकाश नहीं पदार्थ है, क्योंकि प्रकाश ऐसे गया, एक जगह प्रकाश मारे और वहीं पर हम कॉपी नहीं रख सकते, वहीं पर हम कुछ नहीं रख सकते, वो दूसरा प्रकाश नहीं मार सकते हैं। मतलब वो स्थान नहीं घेराई और उसका कोई वजन है, हाथ पर ऐसे करेंगे तो हमको कुछ भारी जैसा लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए वो पदार्थ नहीं है। और कहेंगे हवा, तो हवा पदार्थ है, तो हवा तो स्थान नहीं घेर रही है, आप लोगों को लगेगा, लेकिन भाई स्थान घेरती है और उसमें वजन भी है। तो उससे मान लो एक बैलून फुला लो, उसमें हवा भर गया, अब वो स्थान घेरेगी। अब उस पर ऊपर रखोगे या तो नीचे रखोगे, कुछ रखना है वो दूसरा बैलून, तो अब मतलब वो स्थान घेर रही है और उसका एक भार भी है, हम उठाएंगे उसे तो पता भी चलेगा हमें, उसका एक भार भी है। अब अणु क्या है? तो अणु जो भी मान लीजिए एक पदार्थ है, लोहा है, मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, तो वो भी छोटे छोटे लोहे से बना है, छोटे छोटे लोहे, ऐसे ऐसे बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें आप आंखों से दिखेंगे भी नहीं। अगर हम कोई मशीन यानी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग करें तो भी हमें ये नहीं दिखेंगे, तो बहुत छोटे होते हैं, इसे ही कहते हैं अणु। तो इसका अगर परिभाषा पूछे तो पदार्थ जिस छोटी चीज से बना है उसे अणु कहते हैं। तो अगर आपको पदार्थ का परिभाषा पूछे तो जो जिसका द्रव्यमान है और आयतन है, मतलब जो चीज स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब है अणुओं का अभिलक्षण। तो अणुओं के कुछ गुण भी होते हैं, तो उन्हें जानते हैं। तो एक है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मतलब जो भी कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसके में जो अणु होते हैं आपस में हर समय गति करते रहते हैं, मतलब हिलते डुलते रहते हैं, ऊपर नीचे ऐसे गति करते रहते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसे ही कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये कहे ऐसे मान लीजिए एक गैस है कोई, तो गैस आप देखेंगे जैसे कि एलपीजी गैस है, उसे छोड़ेंगे तुरंत इधर उधर चलेगा, उसका इधर उधर चल जाता है, फैल जाता है, यानी उसके कण यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ चल गए उसके अणु। और जो जैसे कि पानी है, तेल है, दूध है, ये सबको ऐसे रखेंगे, इधर से उधर फैल जाएगा, यानी उसके भी अणु गतिशील हो गए, यहाँ से वहाँ चल गए। और आप कहेंगे कि सर ठोस में तो नहीं होता है, तो ठोस में भी होता है भाई, हमें दिखता नहीं है, वो बहुत धीरे होता है। तो आप पढ़ते हैं अंतराणु का स्थान, तो कोई जैसे कि वस्तु है, तो अंतराणु का स्थान दो अणु है। तो यहाँ पर बीच में जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है बीच में, इससे ही कहते हैं अंतराणु का स्थान। तो दो अणुओं के बीच की खाली स्थान अंतराणु का स्थान कहलाती है। तो जैसे कि ये द्रव जो गैस है उसमें बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अणु बहुत दूर दूर होंगे। द्रव में उससे कम होगा, क्योंकि उसमें हल्का पास होंगे। और जो ठोस है उसमें तो एकदम पास होंगे, हल्का सा थोड़ा सा ही होगा अंतराणु का स्थान। अब ये अंतराणुक बल क्या है? तो ये जो जैसे कि कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई ठोस है, तो ऐसे पदार्थ होता है, ये जो अणु है ना, ये इसको ऐसे घींचते रहते हैं, आपस में खींच एक जगह बांधने का काम करते हैं, यानी एक दूसरे को खींच के एक जगह पकड़ते हैं, वो इसको खींचता है, वो इसको खींचता है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, सबको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ठोस में ये सबसे ज्यादा होता है, जिससे ये एकदम उसके अणु पास होते हैं। और द्रव में उससे कम होता है अंतराणु बल, जिससे ये हल्का दूर होते हैं, हल्का धीरे से पकड़ते हैं। और गैस है उसमें तो एकदम होबे नहीं करता है, जैसे बहुत ज्यादा कम होता है, जिससे एक अणु यहाँ एक अणु यहाँ छोड़ देते हैं गैस को, एक अणु यहाँ एक अणु वहाँ एक अणु वहाँ चल गया। तो दो अणुओं के बीच की जो बल लगता है उसे ही कहते हैं अंतराणु बल। तो अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो अवस्था बदलने में कोई बिंदु होते हैं निश्चित ताप पर, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखिए अभी क्वथनांक, तो क्वथनांक जिस ताप पर कोई द्रव उबालना शुरू करता है, मतलब पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है, तो उसका क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस बस। तो जिस ताप पर द्रव उबालना शुरू करता है उसे क्वथनांक। गलनांक,
तो जिस ताप पर द्रव गलना शुरू करता है उसे क्वेश्चन, जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलना शुरू करता है उसे कहते हैं गलनांक। जैसे बर्फ को हम जैसे ही वो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है ठंडे से, वैसे ही वो पिघलना शुरू कर देता है, यानी वो हो गया उसका गलनांक। और हिमांक, तो जैसे ही बर्फ को हम गर्म से ठंडा करने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है वो जमने लगता है, इसलिए बर्फ का हिमांक भी हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। और उधर पातन, तो उधर पातन में ना या इसमें सीधा ऐसे क्या होता है, ठोस द्रव गैस, गैस द्रव ठोस। तो इसमें क्या होता है उधर पातन में, एक बार ठोस से गैस में बदल जाता है। मतलब कि जो भी मतलब हम अगरबत्ती जलाते हैं ठोस में रहता है, उसको जलाएं ये आपको दिखेगा ही नहीं द्रव, एक बार गैस बन जाता है, एक बार गैस बन गया। तो इसका एक उदाहरण हो गया अगरबत्ती, कपूर, ये सब हो गया। और निक्षेपण, निक्षेपण मतलब कि एक वह इसका उल्टा, गैस से एक बार ठोस में बदल जाएगा। यानी ऐसे तो गैस से द्रव, द्रव से ठोस बदलता है, तो लेकिन गैस से यानी समझ लीजिए जैसे हम कभी कभी बारिश होता है तो बर्फ गिरता है, तो ऐसे तो पानी गिरता है ऊपर, जैसे ही बादल जाता है वहाँ एक ही बहुत जल्दी तुरंत एक ही बार में मतलब वाष्प से ठंडे होकर बर्फ बन जाता है, जिसे कहते हैं निक्षेपण। तो ये हो गया। और जैसे कि कभी कभी हम ऊपर उठते हैं सुबह में तो देखते हैं कि गाड़ी पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ है, तो वो जैसे ही हमारे वायुमंडल में हवा में जलवाष्प होता है और वही जलवाष्प अचानक से ठंडा होकर एक ही बार ठोस बन जाता है और उजला उजला परत बना लेता है। तो अब है पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थों की अवस्थाओं मतलब कैसे कैसे बदलती है। देखो ये है मान लो गैस, पहले ठंडा करने पर तो गैस से पहले मतलब गैस समझ लो भाप, तो भाप को हम ठंडा करते हैं, ठंडा उसे कैसे करेंगे, मान लो वो ये भाप बन रहा है, ऊपर एक गैस पर भाप बनाओ, एक पानी को गर्म करो, ऊपर थाली रख दो, उसमें टकरा टकरा के धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होने से क्या होता है, इसके जो अणु है पास पास आ जाते हैं और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आते आते ऐसे पास पास आ जाते हैं, और पास पास तो द्रव में होता है यानी पानी में, तो पानी बन गया। और फिर और ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे बर्फ बन जाता है जम के, यानी ठोस बन जाता है, और अनुपास आ जाते हैं जिससे ये ठोस बन जाता है। और अब जब हम गर्म करते हैं तो ये जो ठोस होता है उस जब गर्म करते हैं ये बहुत ऊर्जा सोख लेते हैं और ये हल्का दूर दूर चल जाते हैं, जिससे हल्का दूर तो द्रव में होता है यानी पानी में, तो पानी बन गया। और गर्म किए तो धीरे धीरे भाप बन गया, यानी भाप हो यानी गैस, हल्का दूर दूर चल गया यानी गैस बन गया यानी भाप बन गया। तो अब है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है 3, ठोस द्रव गैस। तो ठोस द्रव गैस में के गुना पढ़ते हैं, तो ठोस का आकार में पढ़ते हैं। तो ठोस का जो आकार है निश्चित होता है, मतलब जो आकार का है वही आकार का रहेगा, जब तक हम उसे पर बल नहीं लगाएंगे, उसको मचोड़ेंगे, खींचेंगे, दबाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब तक वो वही आकार का रहेगा। जैसे कॉपी है मान लीजिए, तो कॉपी वही आकार का रहेगा, वो उसे रख देंगे तो वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। और द्रव यानी मान लीजिए पानी, तो द्रव का जो है अनिश्चित होता है आकार, मतलब एक आकार का नहीं रहता। मान लीजिए पानी है, उसको रखें गिलास में, गिलास जैसा हो गया, रख दिए लोटा में, लोटा जैसा हो गया, उसको नीचे रख दिए, जमीन पे गिरा दिए, पूरा दम सा फ्लैट हो गया, इसलिए इसका अनिश्चित होता है। और गैस जैसे कि कोई एलपीजी गैस है मान लीजिए, उसको छोड़ दिए जहाँ तहाँ चल गया, उसका कोई निश्चित मतलब आकार है नहीं है, तो वो उसका आकार भी अनिश्चित हो गया। और अब बढ़ते हैं आयतन। तो आयतन में क्या हो गया, ठोस। तो ठोस का आयतन मतलब वो निश्चित स्थान घेरते, जितना घेरते उतना ही घेरेंगे। अब एक कॉपी है, हम इसको ऐसे रख दिए तो वो उतना ही स्थान घेरा, चाहे यहाँ रखें चाहे वहाँ रखें चाहे वहाँ रखें, उतना ही घेरेगा, चाहे मोड़ दें। तो मान लीजिए एक कॉपी है, उसे हम ऐसे कॉपी है उसे मोड़ देते हैं तो वो ऐसे हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन पर ऊपर में तो मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला स्थान घेर लेगा, इसलिए ठोस का आयतन हो गया निश्चित। और द्रव का निश्चित हो गया। मान लीजिए पानी है तो उसे हम एक गिलास में रखें, तो गिलास में ये चौड़ाई में हल्का कम घेरा था लेकिन ऊपर था, अब रख दिया लोटा में तो ऊपर से हल्का नीचे आ गया लेवल, पर साइड वाला ऊपर से लेवल हल्का नीचे आ गया, पहले गिलास में था इतना, अब इतना हो गया, पर इधर तो स्थान बढ़ गया, इधर साइड में तो घेर रहा है, इसलिए इसका भी आयतन निश्चित हो गया। अब गैस, तो गैस का आयतन भी अनिश्चित होगा, मतलब उसको जिसमें रखेंगे उसमें चल, एक बार वो तो फैल जाता है तो उसका आयतन होगा, स्थान घेरेगा, निश्चित स्थान नहीं घेरेगा। तो अब संपीडियता होता है यानी दबाना।
तो वो नगना ठोस में ना के बराबर होता है। जो ठोस है उसके कान ऐसे ऐसे पास पास होते हैं। तो अब हम इसको दबा सकते हैं, दबा के और पास कर सकते हैं कान को, इसके अणु को। अणु तो एक तो पहले ही एकदम चिपके आप कितना चिपकेंगे। अब द्रव है, तो द्रव में हल्का दूर होते हैं, तो उसको हल्का हम दबा सकते हैं, दबा के हल्का सा पास करके ठोस जैसा कर सकते हैं। पर उसमें बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत होगी, जिससे हम डेली लाइफ में अभी तक नहीं कर पाए हैं। और गैस जो है, तो गैस में बहुत दूर होती है, इसे हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो इसे दबाया जाता है। मान लीजिए एक सिरिंज ले लीजिए, उसमें ऐसे तीर दीजिए, अंदर में हवा भर गया। अब उसको आगे वाला जो नोक होता है उसे बंद कर दीजिए, नोक को बंद करके दबाइए, उसके जो अणु है पास आ जाएंगे। पास आने से आपको यहाँ पर फिर सिरिंज को हटाएंगे तो उंगली पर देखेंगे कि हल्का भींगा जैसा लग रहा है, मतलब वो हल्का सा पास आ गया। और पास आया तो क्या बन गया? द्रव, यानी कि पानी। तो पानी हल्का सा भींगा हुआ जैसा लग रहा है। अब है अंतर अणु का स्थान। तो अंतर अणु का स्थान मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अंतर अणु का स्थान क्या है? तो जो बीच में स्थान होता है दो अणुओं के बीच। तो ये जो ठोस है, ठोस में तो स्थान बहुत कम होता है, एकदम चिपके होते हैं। और द्रव है उसमें हल्का और ज़्यादा होता है अंतर अणु का स्थान, हल्का सा और दूर होते हैं। और गैस है उसमें तो एकदम दूर होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। और है अब बहाव। तो जो ठोस है वे बहते नहीं हैं, मतलब बहाव नहीं होता इसमें, एकदम ऐसे रख देगा ठोस तो ऐसे बह के चल जाएगा, नहीं जाएगा। और जो द्रव है, यानी मान लीजिए पानी है, तो पानी को ऐसे जमीन पर गिरा देंगे या बह के कहाँ चल जाएगा कुछ पता नहीं है, यानी बहाव हो रहा है। और गैस है, गैस का तो कुछ पता ही नहीं है, वो इतना बहता है, मतलब यहाँ से छोड़े गैस या कहाँ चल गया, जहाँ तहाँ चल जाता है। अब आकर्षण बल, जो मैंने बताया था दो अणु होते हैं आपस में, वो एक दूसरे को खींच के एक जगह तक रखते हैं। तो ये जो होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में ज़्यादा बल लगता है, सबको जोर से पकड़ के खींच के एक जगह रखते हैं। और द्रव में हल्का कम लगता है, जिससे वो नहीं खींच पाते और जो द्रव है फिसल जाता है, यानी बहता है। और गैस में तो ये बहुत कम होता है, जिससे वो एकदम पूरा उड़ जाता है। तो अब है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा मतलब अवस्था परिवर्तन करने में, जो इसको ऐसे समझिए कि जैसे ही हम ठोस को, मतलब कोई बर्फ है उसे हम गलाते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं, उसको गर्म करते हैं उसको पानी बनाने के लिए। तो क्या होता है, हमें वो गर्म, उसको छू के देखेंगे गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो ऊष्मा है, सारा ऊर्जा है, वो उसको द्रव बदलने में चला गया, जिससे वो गर्म नहीं हो पाता। इसी को ही कहते हैं गुप्त ऊष्मा, मतलब एक चीज़ में उसका ऊर्जा चला गया और उसका ऊर्जा पता ही नहीं चल रहा है हम सबको। तो ऐसे हो गया। और ये दो प्रकार के होते हैं, संलग्न गुप्त ऊष्मा और एक बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा। संलग्न गुप्त ऊष्मा जो मैंने अभी बताया, मतलब बर्फ को पानी में बदलने में जो ऊष्मा देते हैं और हमें पता नहीं चलता है, वही मतलब वो गर्म नहीं लगता है, बस बर्फ को पानी बनाने में जो ऊष्मा लग जाता है उसे कहते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा। अब बाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा। तो अब जो पानी है उसे गर्म करके हमको वाष्प में बदलने के लिए उसको गर्म करते हैं, तो जब तक हमें गर्मी नहीं महसूस होगा ज़्यादा, इसलिए जब तक वो वाष्प नहीं बनेगा, क्योंकि जो उसका ऊर्जा है, ऊष्मा दी है, वो वाष्प बनने में उसका शक्ति इस्तेमाल हो गया, जिससे हमें पता नहीं चलता है। इसलिए ये हो गया बाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा। तो अब है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब बाष्पीकरण होता है तो उसमें बाष्पीकरण को ज़्यादा कर देता है, कम करता है, उस क्या चीज़ से होता है? तो सतह का क्षेत्र, मतलब कि जितना ज़्यादा सतह ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी बाष्पीकरण होगा। मतलब हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो उसे फैल कर क्यों छोड़ते हैं? मतलब उसको फैला दिए तो वो जल्दी बाष्पीकृत होता है। एक रखिए कपड़ा, दो ले लीजिए, एक को मचोड़ के रख लीजिए, एक को फैला के रखिए, फैल वाला जल्दी सूखेगा, क्यों? उसका बाष्पीकरण जल्दी हो रहा है, उस पर जो ताप पड़ रहा है सब जगह पड़ रहा है, और जो मोड़ा हुआ है उसमें नीचे वाला पे पड़ ही नहीं रहा है तापमान, गर्मी पड़ ही नहीं रहा है, जिससे वो धीरे धीरे सूखता है बहुत देरी से। और अब है तापमान जिसमें ज़्यादा होगा, जल्दी ज़्यादा अगर हम उसे तापमान यानी गर्मी देंगे तो वो जल्दी बाष्पीकृत, उसका जल जो है, उसमें जो जल है वो जल्दी भाप बन जाएगा और बाष्पीकृत हो जाएगा। और आर्द्रता, वायु, जैसे कि आर्द्रता मतलब वायु से सूखती है कुछ कपड़ा, तो उसमें आर्द्रता होगा, यानी जैसे ठंडा हवा चल रहेगा जब पानी जैसा, जल वाष्प जैसा, ठंड के दिन वाला हो,
तो जल्दी सूखता है कपड़ा, नहीं सूखता है क्योंकि वो खुद ही पानी लिए हुए हैं। तो हल्का हल्का पानी धीरे धीरे वो उड़ाता है, अपना वाला भी हल्का पानी मिला देता है कपड़ा में, जिससे हल्का धीरे धीरे सूखता है। वायु की गति, वायु जैसे कि एक कपड़ा है, ऐसे कपड़ा है, वायु आ रहा है, यहाँ में पानी है, ऐसे इसको लेके जा रहा है, इसमें जो पानी उसको लेके जा रहा है, तो वायु धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे सब पानी को निकालेगा और तेज से जाएगा वायु, निकल 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 जल्द से लेके चल जाएगा। जिस चीज को पढ़ाने में स्कूल और कोचिंग में घंटों और सप्ताह लग जाते हैं, उसे मैंने इतने कम समय में पढ़ाया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।